हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी लगन मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को आगे लेके जा रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब वो फील्ड कितना फोर्स लगाने में कैपेबल होता है। हमें आज फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, किस डायरेक्शन में लगने वाला है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो अगर हम थोड़ा सा इस चैप्टर को एनालाइज करें बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें। हम लोगों ने इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, अस्टेड की एक ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बोला कि करंट कैरिंग वायर कैपेबल होता है एक नया फील्ड बनाने के लिए, और वो फोर्स लगाता है केवल और केवल उन चार्जेस पर जो मूव कर रहे होते हैं। फिर जब उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नया फील्ड क्रिएट हुआ जिसको हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास दो लॉज आए। फर्स्ट वन इज बायट-सावर्त एंड सेकंड वन इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कुछ वैसा ही एनालॉजी है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था। इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, देन गॉस थ्योरम, यहाँ पे पढ़ा था बायट-सावर्त लॉ, देन एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करना सीखा था, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी थे जिसको हमें याद रखना है। फिर हम लोगों ने एक शीट के कारण भी देखा था, वहां से हम लोग एक चीज एनालाइज कर पाए कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमें कांस्टेंट बनाना होगा तो वो केवल और केवल शीट के कारण बनने वाला है, क्योंकि वायर के कारण जैसा भी हम लोगों ने देखा था उसमें कहीं ना कहीं फील्ड का वेरिएशन आ रहा था। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को, और बायट-सावर्त को ही थोड़ा अलग फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, बायट-सावर्त ने क्या बोला था बच्चों कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई चल रहा है, ठीक है ना, इसके की पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये पता लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर क्रॉस अंदर की डायरेक्शन में है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना बच्चों, उसको मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते थे बच्चों, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे डीएल, और डीएल किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है, यानी डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर है। फिर क्या करते थे बच्चों, यहाँ से पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करते थे, ये हमारे पास आर वेक्टर होता था, और इनके बीच का ये एंगल हमारा थीटा कहलाता है। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने यही तो पढ़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि डीबी का फॉर्मूला कितना बनेगा बच्चों, डीबी का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जाइए, जो ये करंट चला तो लिटरली करंट की प्रॉपर्टी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी प्रॉपर्टी है। तो सोचा गया करंट किसको कहते हैं भैया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाया जाता है करंट, यानी रियलिटी में तो इसमें चार्जेस, इलेक्ट्रॉन कौन है, चार्ज, यानी रियलिटी में तो इसमें चार्जेस घूमे, चार्जेस दौड़े हैं तो करंट फ्लो किया है, करंट फ्लो हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड बना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किसके कारण हुआ है, मूविंग चार्जेस के कारण। दैट्स व्हाई टॉपिक का नाम भी समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर मूव कर रहे होंगे चार्जेस तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे करंट में, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स कौन है, मूविंग चार्जेस। तो ये मूविंग चार्जेस की प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी फर्स्ट पार्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चार्जेस एट रेस्ट, और जब चार्जेस रेस्ट पे थे तो वहां कौन सा फील्ड क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्जेस मूव कर रहे तो कौन सा फील्ड क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। अरे यानी इस पूरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम चार्जेस के बारे में ही बात करने वाले हैं कि वो कैसा कैसा अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, कैसी कैसी फील्ड बनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए, हम लोगों ने क्या बोला, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर रहता है, चार्ज इज एट रेस्ट, तो वो कैसा फील्ड बनाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ई। और E के कारण यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगता है बच्चों, हमें पता है Q इंटू ई।
अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा, अपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना बच्चों, अगर मूविंग चार्ज हुआ तो बच्चों, मूविंग चार्ज हुआ तो सर ठीक है, मूविंग चार्ज हुआ तो यानी कॉन्स्टिट्यूट करेगा आई को, आई बनेगा तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है बच्चों, मूविंग चार्जेस। कौन है बच्चों, मूविंग चार्जेस। अच्छा एक बात और बताओ, ये मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स भी किस पे लगाते हैं, स्टेशनरी पे नहीं लगाते। याद करो इनिशियली क्या देखा था कि अगर ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा था और ये रेस्ट पर था, तो ये देखा गया था इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा था। क्यों, क्योंकि हमारी ये वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है न्यूट्रल है। कैसी है बच्चों, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पे क्यू नेट कितना है बच्चों, 0, यानी कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाता। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको स्पीड दे दी, वेलोसिटी दे दी, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, डेविएट हो गया अपने पार्ट से, डेविएट हो गया, तब जाके दिमाग दौड़ा था कि हाँ यहाँ कोई दूसरा फील्ड पैदा है, रखा हुआ है, जिसके कारण ये चलते 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 घूमा है, और घूमा है तो फोर्स लगा है। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी मूविंग चार्जेस के कारण होता है, और फोर्स भी किन पे लगाता है, चार्ज इन मोशन। याद रखना, बहुत सुंदर। चलिए अब हम ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब एक बात बताइए बच्चों, मुझे बहुत बेसिक सा लेवल है। हमने बोला ये हमारे पास वायर, और वायर में ये छोटी सी लेंथ है, हम लोगों ने डीएल बड़ा करने के लिए आपको दिखा दी बच्चों, ठीक है ना। चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो चार्ज की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज क्यू है बच्चों, क्यू चार्ज है, वो यहां से यहां चला dt टाइम में। कितने टाइम में बच्चों, dt टाइम में। कितनी स्पीड है, v स्पीड है, देखना ध्यान से। तो मैं dl को क्या लिख सकता हूं सर, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो dl को लिख देता हूं बेटे v इंटू डी टी। चलिए जी, बहुत सुंदर बच्चों, लिख दिया मैंने। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, यहां से यहां तक स्पीड पता है, यहां से यहां तक कितना चार्ज गया, क्यू पता है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है, dt पता है, तो मुझे आई इफेक्टिव भी पता लग जाएगा। हाँ जी सर, आई इफेक्टिव, इफेक्टिव करंट कितना है बच्चे, ए से बी तक। सर करंट का तो फॉर्मूला होता है Q बाई टी। Q कितना है, Q स्मॉल q, T कितना है बच्चों, dt। तो ये आई इफेक्टिव आ गया। देखिए डीएल की वैल्यू पता लग गई, आई इफेक्टिव की वैल्यू पता लग गई। इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये वही पोजीशन वेक्टर आर भी हो गया, यही थीटा भी हो गया, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल की वेक्टर भी ऊपर ही है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी ऊपर ही है। चलिए अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। दिस इज स्टार इक्वेशन। क्या करते हैं बच्चे, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार इक्वेशन। चलिए तो डीबी का फॉर्मूला देखिए बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई की वैल्यू को क्या रखेंगे बेटा, क्यू बाई डी टी। डीएल की वैल्यू को क्या रखेंगे बच्चों, डीएल की वैल्यू को क्या रखेंगे, v इंटू डी टी। ध्यान से सुनना, क्रॉस आर। अब देखिए dt स्केलर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, dt विल कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाय r क्यूब, v क्रॉस r बाय r क्यूब। अच्छा इसको और ओपन करें तो बड़ा सिंपल है सर, क्या बनेगा बच्चे, म्यू नॉट बाय 4 पाई q इंटू वी इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाय आर क्यूब। एक क्यूब ने क्यूब को मारा तो क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बताइए बच्चों, अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक चार्ज है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना। 1 मिलीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, v दे दिया हम लोगों को, v पता लग गया। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू पता लग गई। किस पॉइंट पर है ये, 1 मीटर पूछ ले, 1 सेंटीमीटर पूछ ले, 2 सेंटीमीटर पूछ ले, तो हमें वो भी डायरेक्शन पता लगी। हमसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो कर सकते हैं हम लोग। यानी अगर मुझे
v गिवन है, किसी भी पॉइंट पर चार्ज की स्पीड गिवन है, ठीक है ना, कितने पॉइंट पे निकालना है, थीटा भी गिवन है मुझे, ये पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, तो क्या मैं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। फॉर्मूला देखिए क्या बना, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जल्दी बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? इफ यस देन राइट वाई इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि चलिए मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, बायट-सावर्त लॉ का ये बहुत अच्छा बहुत सुंदर सा भी रिजल्ट हम लोगों को आ गया। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम निकालेंगे फोर्स, कि किसी भी मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगने वाला है, किस डायरेक्शन में लगने वाला है। अब हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अच्छा, फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे और डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना वो प्योरली ऑब्जर्वेशंस थी साइंटिस्ट लोगों की, जिनके थ्रू ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन हम लोगों को एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिला। अब वो ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए क्या थी। उन्होंने क्या देखा कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर के सामने चार्ज को रखा Q, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो बना। मैग्नेटिक फील्ड किधर बना बच्चों? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो था, ये तो हमें समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तो है बाहर। अब क्या हुआ, जैसे ही ये चार्ज रेस्ट पे था तो नो फोर्स, यानी इफ चार्ज इज एट रेस्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना था बच्चों? 0। ये तो हम समझते भी आ रहे अभी तक। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को स्पीड दे दी बच्चों हम लोगों ने v स्पीड, तो कायदा क्या कहता था कि इनर्शिया के कारण इसको सीधा चला जाना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, डेविएट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स तो लगा है। अब वो फोर्स किधर लगा, कितना लगा, क्या लगा, क्या उस फोर्स के लगने से ये वेलोसिटी, डायरेक्शन तो चेंज हो गई, क्या इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ क्या? तो अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फोर्स लगने से, सुना ध्यान से, फोर्स लगने से जो स्पीड थी ना बच्चों, स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड का वेरिएशन नहीं हुआ, बट डायरेक्शन वेरी कर गई। अच्छा, स्पीड वेरी नहीं हुई, डायरेक्शन वेरी कर गई, इसका मतलब याद करो 11th में काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे बच्चों, कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ध्यान से सुनना, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या था कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, यानी स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट क्या चीज हो जाएगा चेंज? एक्सेलरेशन। और स्पीड हमेशा ट्राई टू अटेन द एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन को अटेन करने की कोशिश करेगी, तो ये क्या करेगी? धीरे धीरे अपने पाथ को चेंज करती चली जाएगी। ध्यान से देखना, जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, है ना? वेरी गुड। देखो ऐसा कुछ, यानी अगर मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स लूं तो ये कैसा पाथ बन जाएगा बेटे? सर्कल। और सर्कल की ही कंडीशन होती है क्या? कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक्सेलरेशन की क्या बात करिए सर, हम तो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चे, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन? फोर्स। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का कॉज ही कौन है? फोर्स। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है कौन है? फोर्स। तो यहाँ से अब ऑब्जर्वेशन सुनिए, क्या देखा उन्होंने कि जब एक करंट कैरिंग वायर के सामने चार्ज रेस्ट पे था तो कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसको v स्पीड से दे दी तो डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। यानी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। सबसे पहली बात, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये आ गई
कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। दूसरी चीज, अच्छा अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है? सर जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी कैसा लग रहा है बच्चों? परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना, यानी जिधर वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर फोर्स, ये वेलोसिटी तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर लगा फोर्स। इधर वेलोसिटी है, फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो पार्टिकल इधर ही तो डिस्प्लेस हुआ, तो dr भी इसी डायरेक्शन में है, यानी dr के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात बताओ, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन F डॉट dr, याद है ना? वेरी गुड सर। अब बताइए F डॉट dr को जब हम ओपन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों? F dr cos 90। क्यों लिखा मैंने cos 90? क्योंकि सर इस केस में F और dr में कितना एंगल है बच्चों? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हुआ बच्चों? 0। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। अगर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 हो गया तो अब एक बात बताइए मुझे, क्या सोचिए कि वर्क डन बेसिकली होता क्या है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हो गया? 0, यानी काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं सर? 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ये 0 कब होगा सर? व्हेन v इनिशियल दिस इज इक्वल्स टू v फाइनल, यानी स्पीड कांस्टेंट है। ये सब चीजें उनकी ऑब्जर्वेशन थी। दोबारा सुनिए, ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर के सामने एक चार्ज को रख देते हैं और चार्ज रेस्ट पर रहता है तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0, बट जैसे ही उस चार्ज को स्पीड दे दी तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। और ये ऐसे ही केस में पॉसिबल है जब हम लोगों ने 11th में काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक्सेलेरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी स्पीड की डायरेक्शन तो चेंज कर देगा बट स्पीड के मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं आने देगा। फिर हम लोगों ने एक और चीज देखी कि यहाँ से फोर्स और वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ गया। अब जिधर वेलोसिटी होगा वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होगी, यानी वेलोसिटी के अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है, और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला देखा है F डॉट dr, और F dr cos 90 यानी वर्क डन 0। वर्क डन 0 का मतलब क्या है कि बेटा चेंज इन एनर्जी 0, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये 0 कब होगा? जब v फाइनल किसके बराबर होगा? v इनिशियल, यानी थ्रू आउट दिस प्रोसेस स्पीड चेंज नहीं होने वाली। सेकेंडली एक बात और बताइए, ये कंडीशन कहाँ पर देखी थी हम लोगों ने? V और A परपेंडिकुलर। अरे सर इसको बोलते हैं हम UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक चीज तो आपके दिमाग में दौड़ने लगी होगी कि जैसे ही फोर्स का नाम आया ना, जितनी भी हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी है ना, सब इन्वॉल्वमेंट होने वाले हैं। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगा है कि सर अब तो मजा आने वाला है, यानी अब इसके रिलेटेड आपकी प्योर मैकेनिक्स चलने वाले और मजा भी आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन देखी गई। अच्छा और क्या देखा गया उन्होंने? चलिए फिर उन्होंने देखा कि अगर फोर्स जैसे पहले Q था, चार्ज Q था, तो फोर्स लगा मान लो 1 न्यूटन, फिर मैंने चार्ज को 2Q कर दिया तो फोर्स लगा 2 न्यूटन, 3Q कर दिया फोर्स लगा 3 न्यूटन। यानी जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर एक चीज और, जैसे जैसे स्पीड v को भी बढ़ाता जा रहा हूँ 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है ना? एक चीज और, फिर जैसे जैसे I को भी बढ़ाता जा रहा हूँ, I बढ़ने से क्या होगा बच्चों? सर b की वैल्यू बढ़ेगी, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b भी होता है। यानी यहाँ से क्या देखा गया बेटे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फोर्स इज directly proportional to speed, force is directly proportional to b। ठीक है ना? अब फोर्स है बच्ची, फोर्स है तो कैसा प्रोडक्ट होगा? डॉट या क्रॉस? क्रॉस।
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो फिर बोला गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन V एंड B, एंगल बिटवीन V एंड B, और इन सब को उन्होंने इकट्ठा करके एक मैग्नेटिक फोर्स दे दिया जिसका फॉर्मूला आया ये Fm, दिस इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B। अब देखिए एक छोटा सा पिक्चर आप लोगों के सामने बनाया है, ये Q चार्ज है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, और जो ये चार्ज है वो V वेलोसिटी से इधर जा रहा है और दोनों में एंगल कितना है थीटा, ठीक है ना। तो B नेट मैग्नेटिक फील्ड है, Q आपके पास चार्ज है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, और V वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं QV क्रॉस B। अब जब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो QVB साइन थीटा सब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आ गया। अब ये कि मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए सर A क्रॉस B। अब आपको वेक्टर आना चाहिए इसके लिए, चलिए तो A क्रॉस B यानी राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के तरीके आपको पता लग जाएंगे, बट हम प्रेफरेंस क्या रहेंगे कि हमें A क्रॉस B यानी हमें राइट हैंड को चलाना आना चाहिए। चलिए अब उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं और इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिख देता हूं जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी याद करने के लिए। सो दीज आर सम की पॉइंट्स जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखने हैं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला है QV क्रॉस B, ठीक है ना, डन है। अब देखिए थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, V और B के बीच का। अब एक एक करके केस चलो समझते हैं। सोचो अगर VB इधर है, इसी डायरेक्शन में V है हमारे पास, और रेड मार्कर से मैं बना रहा हूं B। तो पहला केस V and B both are parallel to each other, parallel to each other का मतलब थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो तो पुट कीजिए थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा, यानी इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पे ना तो कोई इंक्रीमेंट होने वाला है ना कोई डिक्रीमेंट होने वाला है, यानी ना इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, ये सीधा चलता चला जाएगा। बच्चों अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कुछ बेसिक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के केसेस देखे होंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। आपके बेटरमेंट के लिए मैं आपको एक बारी रिवाइज करा देता हूँ, वो सब चीजें देखना। अब हमारे पास एक चीज है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बच्चों, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना बच्चों, केस नंबर 1, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। केस नंबर 2, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। केस नंबर 3, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बच्चों और एक्सेलरेशन कुछ एंगल पर है, थीटा एंगल पर। ये 4th केस। अब ये चारों केसेस को एक बार ब्रीफली देख लीजिए। देखो क्या हो रहा है, मैं इधर चल रहा हूं, ठीक है ना, और किसी ने मुझे पीछे से धक्का भी मार दिया, यानी फोर्स भी इधर, मैं चल भी इधर रहा हूं, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, जल्दी बताइए, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। यानी इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड या वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। पहला केस याद रखना आप। सेकंड केस देखो, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कॉज क्या, फोर्स, यानी मैं ऐसे चल रहा हूं और कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, तो मैं धीरे धीरे मेरी स्पीड कम होती चली जाएगी ना, फिर एक पॉइंट पे रुक जाऊंगा मैं और फिर धीरे धीरे उसी के साथ साथ चलने लग जाऊंगा। ऐसा केस आप लोगों ने पढ़ा था किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, वेरी गुड। यानी उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो देखिए इसको V से ऊपर फेंकूंगा, G नीचे लगेगा, तो ये पलट के वापसी आएगा, यानी एक पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है। बात समझ में आई, फिर ये पलटी मारकर वापसी आता है। चलिए 3rd केस अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगेगा तो ये पार्टिकल गोल 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 डायरेक्शन में घूमेगा, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाया जाता है, करेगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास होने वाला है। 4th केस देखिए, चलिए थीटा 0 देख लिया हम लोगों ने, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री देख लिया।
थीटा हम लोगों ने 180 डिग्री देख लिया और थीटा हम लोगों ने 90 डिग्री देख लिया। लेकिन सर अगर इनके अलावा कोई केस आगे तो आया ना, तो एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट कर लो बच्चों। देखिए एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट ये आ गया a sin थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा a cos थीटा। देखो a cos थीटा क्या करेगा, अरे सर a cos थीटा और वेलोसिटी तो एक ही डायरेक्शन में है, यानी ये इसकी स्पीड को स्पीड अप कर देगा। एक्सेलेरेशन क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। और वेलोसिटी, ये पॉइंट याद रखना, वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी हमेशा एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में जाना पसंद करती है और इस वाले पाथ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाया जाता है। तो आई होप ये चारों केसेस आप लोगों को समझ में आएंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकंड केस। तो हमने बोला कि अगर बी और वी एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो है, थीटा जीरो तो मैग्नीट्यूड जीरो है फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो, तो यानी नो एक्सेलेरेशन। नो एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी पाथ सीधा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। चलिए दूसरा केस देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में बच्चों, लेकिन मेरे पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो अब बी और वी में कितना एंगल बना, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री अभी भी कितना होता है, 0। यानी अगर बी इस डायरेक्शन में है, मेरा पार्टिकल इधर चल रहा है, फोर्स अभी भी 0 है। फोर्स 0 है तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, एक्सेलेरेशन नहीं होगा ना तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, ना ये सर्कुलर मोशन करने वाला, तो पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में चलने वाला है। ध्यान से सुनना बच्चों, स्पीड बढ़ना, स्पीड घटना, स्पीड रास्ता चेंज करना, ये केसेस है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो रास्ता चेंज होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, एक्सेलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। तो दोनों केसेस में नहीं हुआ, तो यही हम लोगों ने लिखा है, पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड केस देखिए, इफ f is perpendicular to v, perpendicular to b, perpendicular to dr, तो हमारे पास वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0, तो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0, तो वेलोसिटी यानी स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड कांस्टेंट है हमारे पास। एंड थर्ड केस देखिए, इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या बच्चों, थीटा है किसके बीच का एंगल, v और b के बीच में, यानी वेलोसिटी इधर जा रही है, मैग्नीट्यूड इधर जा रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, तो फोर्स तो लगेगा। अब उसी फोर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो दीज आर सम की पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ थीटा इज 90 डिग्री मैक्सिमम फोर्स होगा, एंड इफ b एंड q both are constant then path will be a uniform circular motion, यानी उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कौन कराता है, अरे सर आपने तो सिखाया था इनफाइनाइट चार्ज शीट, याद है, इनफाइनाइट शीट, करंट कैरिंग शीट, याद है, करंट कैरिंग शीट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, फिर हम कुछ डायरेक्शन भी निकालना सीखेंगे, डायरेक्शन यानी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का भी यूज करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, अब जैसे जैसे मेरा राइट हैंड चलेगा ना, आपका भी राइट हैंड वैसे ही चलना चाहिए। सेकेंडली मैं यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाने की कोशिश करूंगा, आप भी उसको वैसे ही करने की कोशिश करना। देखिए मैंने बोला, अभी भूल जाओ कि ये क्या है, मैंने बोला कि एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, एक वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, और मुझे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। दिस इज, ये तो 2 डायमेंशनल है, इजीली हमारा हाथ चलेगा। तो क्या कहते हैं बच्चे, इनिशियल टर्मिनेटिंग, तो अपने इनिशियल वेक्टर पे राइट हैंड को रखिए इन सच अ फैशन कि आपकी ये फिंगर्स कर्ल हो जाए टर्मिनेटिंग वेक्टर्स पे, और फिंगर कर्ल्स ऐसे ही होती है, कोई ज्यादा शाना मत बनना कि मेरी तो ऐसे भी हो जाती है, नहीं 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 नहीं, ये सिंपल जैसे होती है नेचुरल तरीके से वैसे करेंगे। तो थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए तो ए पे हाथ रखा, बी पे आया, ये डायरेक्शन का है आउटवर्ड। अब देखो ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस मान लिया बच्चों, ये हम लोगों ने वाई एक्सिस मान लिया बच्चों, और डॉट रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब बाहर। तो अब चलिए
वेक्टर कहाँ पर है, देखिए वेक्टर रखे हुए एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ऐसे याद रख लो। हमारे दो वेक्टर किस प्लेन में, एक्स और वाई में, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, या तो सर पॉजिटिव जेड में आएगा या नेगेटिव जेड में आएगा, और डिपेंड करेगा कि हम ए क्रॉस बी लेके चलेंगे या बी क्रॉस ए लेके चलेंगे। तो तरीका देखिए, जहां पर वेक्टर है इनिशियल, वहां पर रखिए हाथ, बी की तरफ घुमाइए, अंगूठा विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब उल्टा कीजिए, अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है तो क्या हुआ, अभी भी राइट हैंड ही यूज करेंगे बच्चे, राइट हैंड को बी पे रखिए, ए पे आइए, अब अंगूठा का अंदर, यानी ए क्रॉस बी हमारे पास बाहर आया और बी क्रॉस ए हमारे पास अंदर आया, रहेगा वो एक ही एक्सिस के दो, बात समझ में आया ना, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, प्लेन क्या था यहाँ पर एक्स वाई, तो इनका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, जेड, या तो प्लस जेड होगा या वो माइनस जेड होगा। बोलो इतना समझ में आया। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा रिलेट कीजिए, ए की जगह कौन है, वी कौन है, वेलोसिटी, बी की जगह कौन है, बी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी अब आपको राइट हैंड सबसे पहले किसकी तरफ रखना है, वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी किधर भी हो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखिए ये कह रहा है आपके पास, समझना अब इस फिगर को, v है और बी डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट का मतलब बाहर, लो जी बाहर मैंने मार्कर लगा दिया, क्या कह रहा है बच्चों, v क्रॉस b, यानी राइट डायरेक्शन में आया, लेकिन राइट डायरेक्शन में कौन आया, v क्रॉस b, लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, ये बड़ा ट्विस्टिंग है। हाँ अगर ये पॉजिटिव आता तो हमारी डायरेक्शन क्या होती बच्चे, v, b बाहर है, क्रॉस b है राइट डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है हमारे पास राइट। लेकिन मेरे पास चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो बताइए इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, सर लेफ्ट में हो जाएगी, परफेक्ट। यानी हमारा ए क्रॉस बी किसकी डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव चार्जेस की, किसकी डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव चार्जेस की, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है उसके बिल्कुल उल्टा कर देंगे हम लोग, बात समझ में। चलिए अब इधर देखिए, ये अच्छे एग्जांपल से टेंशन ना लेना, ये रहा बी किधर है, अंदर, तो कैप अंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रहा वी पे हाथ रखा, बी की तरफ आए, तो थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, देखना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की डायरेक्शन में देखेंगे, वी बी, थंब ये रहा ना, नॉर्थ ईस्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है थंब, यानी नॉर्थ ईस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट कब होता बाबू, जब सर ये पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, साउथ वेस्ट। लो जी एक और एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, नहीं आया समझ में, पॉजिटिव होता तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा और नेगेटिव है तो साउथ वेस्ट, सिंपल सी फंडा है। आ जाइए इधर देखिए, अब ये वेलोसिटी बाहर है, वेलोसिटी बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, बट हमें तो वी पे हाथ रखना है, देखो बाहर और यहां पर आना है ना, ये इधर है यानी नॉर्थ वेस्ट। दोबारा देखो, वेलोसिटी किधर है, बाहर, बाहर हाथ रखिए, किधर आना, बी पर आना है, तो बी की तरफ कीजिए, तो अंगूठा किधर है, इधर, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन नॉर्थ वेस्ट कब होता है, जब ये पॉजिटिव होता, नॉर्थ वेस्ट कब होता, पॉजिटिव होता, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट। कैसा हो जाएगा, साउथ ईस्ट। लीजिए ये डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको राइट हैंड का रूल, मतलब राइट हैंड का यूज करना आना चाहिए, बहुत सिंपल है। जो आपका इनिशियल वेक्टर है राइट हैंड को उस पे रखो इन सच अ फैशन कि आपकी ये फिंगर्स कर्ल होके वहां पर आ जाए, जो भी आपका थंब होगा दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, और यहाँ पे v क्रॉस b का प्रोडक्ट क्या देता है हमें, fm, यानी हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आई होप ये राइट हैंड थंब रूल आपको यूज करना आ गया होगा। एक बार और देखते हैं, दोबारा देखिए बच्चों, कि अगर हमारे पास ये v है और ये b है, तो हमें क्या करना है बच्चों, v से b पे आना है, तो अंदर, यानी फोर्स जो लगेगा बच्चों Fm वो किधर लगा, अंदर। लेकिन अंदर कब लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो, और नेगेटिव हो गया तो, नेगेटिव हो गया तो सर बाहर की तरफ आ जाएगा, तो Fm कितना हो जाएगा बच्चों, डॉट बाहर की तरफ आ जाएगा। थीटा किस किस के बीच का एंगल लेके चलेंगे बेटा,
V क्रॉस B, यानी V और B के बीच का एंगल। आई होप ये आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो विल फाइंड कि अरे ये तो बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है। कैसा भी क्यों ना आ जाए, ए क्रॉस बी से हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाने वाली है। जल्दी बताइए आया क्या समझ में? चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमसे बोला गया कि अगर B और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब समझ लेते हैं बच्चों एक बारी। देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी B कांस्टेंट है, यानी B कांस्टेंट है, B यूनिफॉर्म कांस्टेंट, और B की डायरेक्शन किधर है? अंदर, यानी ये रहा B। अब हमने एक चार्ज को यहां पर एंटर कराया Q, जिसकी स्पीड है V। अब देखो चार्ज Q, स्पीड V, और इस चार्ज का मास भी मान लेते हैं हम m, ठीक है। अब देखो पहले ये देखो V और B में एंगल, भैया देखो B तो अंदर है, V ऐसे आ रहा है, तो V और B में कितना एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब थर्ड वाला केस, यानी थीटा की वैल्यू बन गई 90 डिग्री। अब फोर्स निकालो, फोर्स निकालना आता है हमें, V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो V पे हाथ रखो, V पे हाथ रखो, B किधर है? अंदर, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर, ऊपर फोर्स लगा, ऊपर फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा बच्चों? A ऐसे इसको डेविएट कराएगा, ठीक है ना। देखो देखो भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो ये इसको ऐसे डेविएट कराता हुआ लेता हुआ जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, जब ये सर्कल बनेगा, अगर ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूरे में मैग्नेटिक फील्ड घूमी हुई है, तो ये ऐसे गोला गोला कंप्लीट कर लेगा। अच्छा गोला अगर कंप्लीट कर लेगा तो फोर्स किधर लग रहा था? ऊपर, यानी यहाँ पर भी हर डायरेक्शन में फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी मारो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही तो रहेगा फोर्स, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही तो रहेगा फोर्स। किसी भी इस वाले सर्कल पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा बच्चों? V V V V V, और ये कौन है? फोर्स 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 फोर्स। और कंडीशन भी थी कि F एंड V आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा एक चीज हो, यानी हमें इतना समझ में आ गया कि जो फोर्स लगने वाला है ना, वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लगने वाला है। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन विल गिव्स यू दी डायरेक्शन, मतलब विल गिव्स यू दी विल टेल्स यू अबाउट द सेंटर, कि उसका सेंटर कहाँ लाई करने वाला है, जिधर फोर्स लाई करने वाला, दैट्स इट। ओके चलिए ये हमने समझ में आ गया। अच्छा ये तो पॉजिटिव चार्ज था, तो हम लोगों का पार्टिकल ऐसे 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 गया, और नेगेटिव होता तो सर क्या हो गया? वो नीचे घूमता ऐसे, वो ऐसे 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 जाता। बात समझ में आ गई ना। तो अब हम लोगों को इसी केस के बारे में डील करना है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो V और B में अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला है। पॉजिटिव होगा तो जो डायरेक्शन A क्रॉस B की थी वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट आ जाएगा। यानी इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि Q V क्रॉस B में Q की वैल्यू विद साइन रखनी है। Q की वैल्यू कैसे रखनी है बच्चों में? विद साइन। कैसे रखनी है? विद साइन। चलिए इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये जो घूम रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगा Q V B साइन 90, यानी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्म मैग्नीट्यूड लगा Q V B, लेकिन ये तो गोला घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? सर मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये बोला जाए कि ठीक है सर भैया घूम रहा है ना, किसके कारण? मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और घूम रहा है तो कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किसने किया? सर मैग्नेटिक फोर्स ने। अब हमसे पूछा जाता है कि अच्छा ये गोल गोल घूमेगा ना, तो इसका रेडियस निकालो, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो, कितने टाइम में ये अपने इस सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो, और बहुत चीजें पूछी जाती है हमसे। तो बस अब हमारे पास कैलकुलेशन देखिए क्या आ गई। सिंस एज वी नो दैट ये जो Fm है
यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और हमारे पास देखो क्या गिवन है, चार्ज है जिसका मास m है, q चार्ज है, v स्पीड है, तो हम लिख सकते हैं यानी q v b दिस इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r इज व्हाट, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कंडीशन याद रखना, v एंड q कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए तो ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई। देखो अब ध्यान से, v ने v को कैंसिल आउट किया तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, mv बाय qb, mv बाय qb, mv बाय qb। बहुत सुंदर। चलिए अगर सब हमारे पास आ गया तो यहाँ से v भी निकाल सकते हैं हम लोग, v की वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो ध्यान से भैया, पूरे प्रोसेस में स्पीड ही तो कांस्टेंट रही है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड बोले तो v, स्पीड बोले तो v, क्योंकि v थ्रू आउट कांस्टेंट रही है हमारे पास। अब चाहो तो r की वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पर, r की वैल्यू को देखिए तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 2 पाई, r की वैल्यू को रखी हम लोगों ने mv बाय qb इंटू v, v विल कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए बच्चे, 2 पाई m बाय qb। ध्यान से रखना बच्चों, आपको नहीं लगा कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी, मान लो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। यहां से एक पार्टिकल जिसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा पार्टिकल जिसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तीसरा पार्टिकल जिसकी स्पीड है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ए बी सी। बताइए किसका टाइम पीरियड, यानी कौन जल्दी घूमेगा? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, बताओ कौन जल्दी घूमेगा। वेरी गुड, आप लोगों ने सी बोला ना। ध्यान से सुनिए, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए। टाइम पीरियड क्या है बच्चे, 2 पाई m बाई क्यू बी, यानी अगर मैं इन सबका मास m चार्ज q, मास m चार्ज q, मास m चार्ज q और b हमारा कांस्टेंट था, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी तीनों का टाइम पीरियड सेम रहने वाला है। इस पॉइंट को नोट किया जाए, टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, प्लीज पे अटेंशन। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, कितनी भी स्पीड से क्यों ना फेंका जाए, जब वो चक्कर लगाएगा ना वो हमेशा सेम टाइम पर रहेगा। टर्म्स इन कंडीशन अप्लाई, बी एम क्यू कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब एक बार बताइए, टाइम का उल्टा, टाइम को ही हम क्या कहते हैं बेटा, 1/f यानी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, qb बाई 2 पाई m, qb बाई 2 पाई m। लो जी, तो हमारे पास रेडियस पता लग गया, हमारे पास इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन पता लग गया, किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करने वाला है वो भी पता लग गया। और क्या पूछेंगे हमसे पूछा जाता है एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अब हमसे पूछते हैं एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, ओमेगा या एंगुलर स्पीड 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू देखिए अभी अभी आई है, टी की वैल्यू अभी अभी आई है, तो व्हाट विल वी हैव, 2 पाई, टी की वैल्यू रखिए 2 पाई m, ऊपर चला गया क्यू बी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम। तो ये कुछ डेरिवेशंस हमको आनी चाहिए थी। मैं फिर कह रहा हूँ, आज का लेक्चर बड़ा बेसिक है, बड़ा ब्रीफिंग में था, हम लोगों ने बहुत बेसिक चर्चा करी है, जिससे हम लोगों को दिमाग में थोड़ी चीज़ें सेटल्ड होने लगी कि हाँ मैग्नेटिक फोर्स, एक तो प्रोडक्ट मतलब हमको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट। फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्यू को विद साइन रखना है, डायरेक्शन राइट एंड थंब रूल से निकालने वाली है। एक और फॉर्मूला है, एक और तरीका है डायरेक्शन निकालने का, वो भी टाइम के साथ आपको सिखा दूंगा, पर टेंशन नहीं लेना। ए क्रॉस बी के साथ इसलिए जाता है, कैसी भी शेप आ जाए हम लोगों के लिए बहुत ईजी बनता है। ए पे हाथ रखो, बी की तरफ लेके आ जाओ, थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन। चलिए फिर हम लोगों ने देखा कि अगर v और b पैरेलल यानी थीटा की वैल्यू 0, एंटी पैरेलल यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा तो पार्टिकल जैसे पाथ को फॉलो कर रहा है वो वही पाथ पर चलता रहने वाला है।
फिर यहाँ से सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा कि स्पीड और फोर्स, वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने वाली है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो जिधर वेलोसिटी होगी ना उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगी, जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट। और तो वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर है फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट की भी परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ डॉट डी आर होता है, एफ डी आर cos 90 जीरो होता है, यानी वर्क डन भी जीरो, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब कि स्पीड कांस्टेंट। और याद रखना क्या है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। थर्ड पॉइंट क्या था कि इफ वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन अगर बी और क्यू यूनिफॉर्म होगा, बी और क्यू कैसे होंगे, कांस्टेंट, तो हमारे पास पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला है। सर्कुलर मोशन करने वाला तो फिर हम लोगों को देखा कि उसका सेंटर किधर होगा, जिधर फोर्स होगा, जिधर फोर्स होगा। चलिए अब बात ये पूछी जाती है, चलिए सेंटर है भैया, वो है, इसका रेडियस निकालिए। तो हमने देखा ये गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यूवीबी यानी मैग्नेटिक फोर्स। गोल गोल घूम रहा है तो कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी क्यूवीबी दिस इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। यहाँ से हम लोगों ने आर निकाल लिया, उसका टाइम निकाल लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, उसकी एंगुलर स्पीड निकाल ली हम लोगों ने। और एक इंपॉर्टेंट क्या याद रखा कि अगर Q और M कांस्टेंट है ना तो कितनी भी स्पीड से हम प्रोजेक्ट करें हमारे पास उसका टाइम ऑफ रोटेशन सेम रहेगा बच्चों। बात समझ में आई बच्चों, यानी टाइम ऑफ रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड वेलोसिटी। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। तो हम लोगों को ये बहुत बेसिक सी चीजें समझ में आई। जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे इतना बता दीजिए कि देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, F यानी मैग्नेटिक फोर्स, V यानी वेलोसिटी, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, तीनों चीजें, और तीनों चीजों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर था, अंदर, ये वेलोसिटी और फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर, है ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, वो लाइन यहाँ पे लिखी है मैंने। बस माय क्वेश्चन इज कि जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ना तो पार्टिकल गोल गोल तो घूमने वाला है, वो किस प्लेन में घूमने वाला है, क्या वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में घूमने वाला है, वो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के प्लेन में घूमने वाला है, या वो फोर्स और वेलोसिटी के प्लेन में घूमने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, इसका आंसर कल के लेक्चर में हम लोग आपको देंगे। और कल का लेक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हमारे प्योर न्यूमेरिकल्स चलने वाले हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग अस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।